एवरीवन। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड ये चैप्टर बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो मेरा आज पर्पस है ये वीडियो बनाने का, ताकि जिन बच्चों को अगर थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो, समझ आने में प्रॉब्लम हो, तो उन्हें इजी वे में समझ आ जाए। ठीक है, तो मेरा पर्पस यहाँ बस इतना है कि ये चैप्टर तुम लोगों को इजी लगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, अब सबसे पहले तुम्हें क्या समझना पड़ेगा कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक, तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो ये किस में डिवाइड होता है, थर्मो और डायनेमिक्स में। ठीक है, अब थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मो मींस हीट या फिर एनर्जी। ठीक है, थर्मो का मतलब क्या होता है, इट इज हीट और एनर्जी। एंड डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, फ्लो या फिर क्या कह लो, मोशन। ठीक है, तो इसका मतलब तो मैंने तुम लोग को समझा दिया। अब तुम्हें ये समझना होगा, अच्छा हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ फिजिकल एंड अ केमिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के होते टाइम जो भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, उसी को हम किसके अंडर में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। समझ आया? तो यहाँ पे क्या स्टडी करते हो, स्टडी ऑफ transfer of energy, study of transfer of energy that take place ड्यूरिंग फिजिकल या केमिकल प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ठीक है, अब देखो, ये तो मैंने समझा दिया तुम्हें कि यहाँ पे क्या स्टडी करते हैं। थोड़ा सा और डिटेल ले लो कि यहाँ पे क्या होता है, हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। समझ आया? हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ओवरऑल यहाँ पे सिस्टम की स्टडी होती है। ठीक है, ना कि इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सिस्टम। मतलब हमारा मेन फोकस क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, उसके जो छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमें उनसे यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। हम ओवरऑल सिस्टम की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये बात आगे पॉइंट लिख लेना, वी डू नॉट स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। देन थर्ड पॉइंट ये आता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स होता है ना बेटा, वो क्या बताता है। देखो, अगर मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर मैंने रिएक्शन किया, तो बेसिकली क्या होता है ना कि थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या कंडीशन पे पॉसिबल है या नहीं है। मतलब तुम ये कह सकते हो कि ये हमें ये बताता है कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। ये आंसर कौन देता है, थर्मोडायनेमिक्स। और ये रिएक्शन अगर हो रहा है तो इसका स्पीड क्या होगा, वो हम किस में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। समझ आया? तो सीधा सीधा तुम ये कह सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स हमें बिल्कुल सीधा आंसर देता है कि रिएक्शन एक पर्टिकुलर कंडीशन में होगा, पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट ऑफ अ रिएक्शन हम किस में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। समझ आया? तो ये क्या बताता है कि रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट at a particular room temperature। ठीक है, at a particular room temperature। ठीक है, does not tells us about rate of reaction। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कहाँ पढ़ते हो तुम लोग, केमिकल काइनेटिक्स में, जो कि क्लास 12th का पोर्शन है। ठीक है, तो अब हमने बेसिक आइडिया एक ले लिया है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, क्या इसके बाद क्या हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक, अब हमें जाना है यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ, हम थोड़ा सा डुबकी लगाएंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे अब, कुछ देखो थर्मोडायनेमिक्स में टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है, और जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, बथेरे बार यूज होंगे, सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग। ठीक है, पूरा चैप्टर सिस्टम के आसपास ही घूमता रहता है, और सिस्टम है तो सराउंडिंग होगा ही होगा। ठीक है, तो देखो समझो क्या होता है। जैसे मान लो मैंने एक बीकर लिया, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, बीकर। अब इसमें क्या है, बीकर में अगर कुछ कंटेंट है, मतलब कोई ना कोई रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो रिएक्शन कब होता है, जब दो कोई चीज आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तभी तो रिएक्शन होता है। तो इसके अंदर जो भी चीज हमने ले रखा है, जो हमारा
मैटर ऑफ कंसर्न है, जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में उसे क्या कहा जाता है? सिस्टम। ठीक है, जिसके बारे में, जिसपे तुम्हारा मेन फोकस रहेगा ना, मतलब अगर मुझे इस पेन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है कि ये पेन कैसा है, किस चीज से बना है, ये सब कुछ अगर पढ़ना है, तो ये पेन थर्मोडायनेमिक्स में इस पेन को फिर हम क्या बोलने लगेंगे? पेन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिस्टम, क्योंकि हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और इस पेन को छोड़ के बाकी जो भी चीजें है, ठीक है, इसके आसपास का जो हवा हो गया या मैं हो गई, कुछ भी चीज एक्सेप्ट दिस पेन विल इंक्लूड अंडर सराउंडिंग। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये हमारा जो मैटर ऑफ कंसर्न है, या मैटर ऑफ कंसर्न है, या फिर जिसके बारे में तुम स्टडी कर रहे हो, है ना, वो हमारा क्या हो जाता है? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम। उसे क्या बोलोगे थर्मोडायनेमिक्स में? सिस्टम। और बाकी सब चीज, एवरीथिंग, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम क्या आ जाता है? किसमें आता है? बोलो। सराउंडिंग में। समझ आया? तो सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोला गया है ना, कि जो ये सिस्टम और सराउंडिंग है ना, इनके बीच में एक दीवार होती है, और वो इमेजिनरी वॉल है दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बाउंड्री। समझ आया? तो अगर यहाँ पे देखो तो ये हमारा रिएक्शन हो रहा था, जो भी चीज हमने ले रखा है, तो वो हमारे लिए किसका वर्क कर रहा है? सिस्टम का। बाकी इसके आसपास जो मान लो एयर है, तो एयर किसका काम कर रहा है? सराउंडिंग का। समझ आ रहा है? अब देखो, तो हमारा सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया। अब सिस्टम और सराउंडिंग को कौन सेपरेट कर रहा है? ये बीकर सेपरेट कर रहा है। ये इसके लिए क्या कर रहा है? बाउंड्री की तरफ वर्क कर रहा है। तो बीकर यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? बाउंड्री। ठीक है, तो एन इमेजिनरी वॉल बिटवीन अ सिस्टम एंड अ सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। ठीक, अब देखो क्या समझना है तुम्हें। थर्मोडायनेमिक्स में ये बोला गया है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर फॉर्म्स क्या? यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के ही क्या बना हुआ है? यूनिवर्स बना हुआ है। समझ आ रहा है? तो आई होप तुम लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो अगर ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर समझ आ गई है तो इसे नोट कर लो। ठीक है, और एक बात याद रखना, दिस क्लास, जितने भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर जिस भी क्लास का वो वीडियो होगा, चाहे क्लास 11 चाहे क्लास 12। मतलब वो वीडियो अगर कोई क्लास 11 का बच्चा देख रहा है, ठीक है, तो उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा हमारे स्कूल में इतना पढ़ाया, एनसीईआरटी में इतना दिया, तो हमें इतना ही पढ़ना है। उसके आगे अगर उसे लगे कि नहीं ये चीज हमारे लिए थोड़ा ओवर हो रही है, विद सिलेबस हम नहीं कवर कर पाएंगे, तो वो क्या कर सकता है? वहां उतना पोर्शन वो उसे छोड़ दे। ठीक है, तो ये जो मैं जितने भी वीडियोस बनाती हूँ, अगर मैं नीट के पर्पज से बना रही हूँ, तो उस नीट वाले वीडियो में वो क्लास भी कवर होता है और नीट का भी टॉपिक कवर हो रहा है। समझ आ रहा है? तुम्हें जहां तक पढ़ना, अगर तुम क्लास 11th में हो तो जितना तुम्हारा रिक्वायर्ड पोर्शन है उतना पढ़ो, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो ज्यादा तो उसे छोड़ दो। ठीक है, लेकिन ये जो जितने भी वीडियोस हैं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, वेदर इट इज फॉर नीट और क्लास 11th और क्लास 12। मतलब फिलहाल तो ये क्लास 11th का टॉपिक है, तो क्लास 11th की बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, अगर तुम्हें लिखनी है तो तुम लिख लो। ठीक है, तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? अब हम देखेंगे कि जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग होता है ना बेटा, उसके बीच में हमेशा दो चीजों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि थर्मोडायनेमिक्स में हमारा क्या होता है? सिस्टम होता है और सराउंडिंग होता है, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमेशा दो चीज तो एक्सचेंज होंगी ही होंगी। वन इज हीट, या एंड द अदर इज मैटर। समझ आया? क्या बोला मैंने? कि अगर जो हमारा सिस्टम है ना, और जो हमारा सराउंडिंग है, ठीक है, इसके बीच में हमेशा क्या होता है? दो चीजों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें एक्सचेंज होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और वो दो चीजें क्या होती है? हीट एंड द अदर थिंग इज मैटर। ठीक है, पहला चीज क्या है? हीट, एंड दूसरा चीज क्या है? मैटर। ठीक है, तो दो चीजें हमेशा एक्सचेंज होती रहती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अब उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं? जो सिस्टम है उसे तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा सबसे पहला पार्ट होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, देखो नाम से ही समझो बेटा, ओपन मतलब खुला। अब खुला है तो यहाँ किस चीज के लिए खुला रहेगा बेटा? दोनों के लिए, हीट के लिए भी और मैटर के लिए भी। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि मैंने एक कप चाय लिया, ठीक, अब वो एक कप चाय मैंने यहाँ पे रूम में रख के छोड़ दिया, तो क्या होगा? इनिशियली जब वो चाय आई थी तो बिल्कुल
गर्मा गर्म थी, है ना। लेकिन क्या होगा टाइम के साथ, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने नहीं पी, तो वो रखी हुई है, तो धीरे धीरे क्या होता है वो ठंडी हो जाती है ना, ऐसा होता है। अब ये एक एग्जाम्पल समझाया मैंने। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अगर मैं गर्म पानी ग्लास में लेके आऊँ और उसे क्या करूँ, छोड़ दूँ, तो क्या होगा, धीमे धीमे टाइम के साथ वो ठंडी तो हो ही जाएगी, ठंडी तो वो 1 घंटे में ही हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कुछ टाइम मतलब 1 महीना 2 महीने बाद आऊं और यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा हाई है, तो मे भी मुझे उस ग्लास में पानी ना मिले, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा ग्लास जो था वो ओपन था ना, तो वहां पे क्या हुआ, जो वो हीट था उसने सराउंडिंग के साथ क्या किया, शेयर किया, तो उसने हीट एक्सचेंज कर लिया। अब क्योंकि उसका जो लिक्विड था वो भी विथ टाइम इवेपोरेट हो गया होगा, तो उसने क्या किया, मैटर भी एक्सचेंज कर लिया, समझ आ रहा है। तो ऐसे सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं दैट एक्सचेंज बोथ एनर्जी मतलब हीट एज वेल एज मैटर विद सराउंडिंग। तो तुम क्या बोलोगे, इट एक्सचेंज बोथ हीट एज वेल एज मैटर, ठीक है। तो तुम्हें ये बात याद रखनी है। देखो एग्जाम्पल में मैं एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ, अगर मैं सोडियम एंड वाटर के बीच में रिएक्शन करूँ, अगर मैं सोडियम एंड वाटर के बीच में रिएक्शन करती हूँ, तो होता क्या है ना, यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो अब क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हमारे लिए क्या हो गया, मैटर हो गया, ठीक है। तो ये मैटर जो होता है वो भी निकल जाता है, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाता है। और दूसरी बात अगर मैं बोलूँ कि सोडियम एंड वाटर का जो रिएक्शन होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस हुआ होगा, तो अगर जो भी हीट किसी रिएक्शन के टाइम प्रोड्यूस हुआ अगर वो भी सराउंडिंग के साथ शेयर हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में दोनों चीज एक्सचेंज होगी, हीट भी और मैटर भी, ठीक। अब देखो तुम्हें क्या समझना है कि अगर सिस्टम ओपन है, दोनों चीज एक्सचेंज करिए, इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर कोई चीज मैटर एक्सचेंज कर रही है, तो क्यों मैटर एक्सचेंज करी, क्योंकि वो सील नहीं है, ठीक है। अगर वही ग्लास ऑफ वाटर को मैं बंद कर देती, ढक देती, तो मे बी थोड़ा बहुत पानी बच जाता ना, कुछ तो होता, तो मैटर एक्सचेंज नहीं होता। और अगर इंसुलेटेड कर देती, है ना, जैसे कि चाय अगर थर्मस में लेके आते हैं तो क्या होता है, इंसुलेटेड होने की वजह से जो चाय होती है वो उतना जल्दी ठंडी नहीं होती है ना, क्यों, क्योंकि वो इंसुलेटेड होता है। तो यहाँ पे यही होता है कि ओपन सिस्टम जो होती है, इट इज नाइदर सील्ड नॉर इंसुलेटेड, ठीक है। ये बात समझ आ गई है। अब हम दूसरा एग्जांपल, दूसरी बात समझेंगे, क्या होती है, ओपन सिस्टम हो गया, देन कम्स क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज्ड सिस्टम में नाम से ही समझ आ रहा है क्लोज है, मतलब क्या होगा, ये जो सिस्टम होती है ये सील्ड होती है लेकिन इंसुलेटेड नहीं होती, सील्ड होती है बट नॉट इंसुलेटेड, ठीक है। अब इंसुलेटेड नहीं है, तो एक बात बताओ, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे बेटा तो खुद सोचो, इंसुलेटेड नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होगा, लेकिन क्योंकि सील्ड है तो मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, हीट एक्सचेंज होगा लेकिन मैटर नहीं होता, ठीक है, मैटर नहीं होगा, ठीक। जैसे कि मैंने बताया वही ग्लास ऑफ वाटर लो, ग्लास ऑफ वाटर लो, उसे ढक दो, ठीक है। तो क्या होगा, गर्म ग्लास ऑफ वाटर लो उसे ढक दो, तो गर्म पानी क्या होता है, हॉट वाटर जो है वो टाइम के साथ क्या हो जाएगा, कोल्ड में बदल जाएगा, कोल्ड वाटर बन जाता है, क्यों, क्योंकि उसने सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे हीट तो इसने एक्सचेंज करके अपने आप को ठंडा कर लिया, लेकिन होता क्या है कि क्योंकि ये सील्ड होता है तो इस ग्लास ऑफ वाटर में जो वेपर्स बने होते हैं वो इधर ही रहते हैं, ग्लास के अंदर ही रहते हैं। तो क्योंकि वाटर भी नहीं खत्म हुआ है और वेपर्स भी नहीं खत्म हुए, दोनों ही चीज प्रेजेंट है अंदर में, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर तो डिक्रीज नहीं हुई है ना, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम, समझ आ रहा है। देन कम्स आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, थर्ड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आइसोलेटेड सिस्टम, नाम से ही समझ आ रहा है बेटा, ये कैसा सिस्टम होता है, ये बहुत सेल्फिश टाइप का सिस्टम है, ये कुछ भी नहीं देता, इट नाइदर एक्सचेंज हीट नॉर मैटर विद द सराउंडिंग, मतलब कुछ नहीं देगा ये, ठीक है। डू नॉट एक्सचेंज हीट एज वेल एज मैटर, समझ आया, कुछ भी नहीं एक्सचेंज करेगा,
तो इसका मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, लिक्विड इन थर्मस फ्लास्क, लिक्विड इन थर्मस फ्लास्क। अगर थर्मस में क्या ले लो, चाय वाय ले लो, तो क्या होती है, ना ही उसमें से चाय कम होती है, और मतलब ऐसा नहीं है कि ठंडी नहीं होती, ऐसा नहीं मैं आज चाय बना के लेके जा रही हूँ और मैं 10 साल बाद वो चाय पीऊंगी तो भी वो गर्म ही रहेगी, ऐसा नहीं बेटा। एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब बाकियों के कंपैरिजन, जैसे एक ग्लास ऑफ, एक कप ऑफ चाय है ना, तो वो टाइम के साथ थोड़ी जल्दी ठंडी हो जाएगी, लेकिन वही चाय थर्मस में रखी है तो वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती, क्योंकि उसके वॉल्स इंसुलेटेड होते हैं, समझ आया। तो यहाँ पे ये किसके एग्जाम्पल में आ गया, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब जो ना ही मैटर एक्सचेंज करे ना ही हीट एक्सचेंज करेगा विद सराउंडिंग, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। तो तुम क्या बोलोगे, ये क्या होगा, सील्ड होगा, इंसुलेट और सील्ड होगा और इंसुलेटेड होगा। तो हाँ, ये सील्ड भी होता है और ये इंसुलेटेड भी होता है, समझ आया। तो आई होप तुम लोगों को ये तीन सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम समझ आ गया होगा। तो अब हम देखो टाइप ऑफ सिस्टम के बाद क्या पढ़ने वाले हैं, दो टाइप के प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर तुम्हें समझनी है और एक्सटेंसिव समझनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे, देखो नाम से तो तुम्हें भले ही से थोड़ा सा डर लग रहा होगा, लेकिन होता क्या है हमें ये देखना है। ठीक, देखो अगर मैंने क्या किया, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक, अब एक ग्लास ऑफ वाटर लिया मैंने, तुम बोलोगे मैम आपको ग्लास ऑफ वाटर से बड़ा प्यार है ना। तो देखो मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसे क्या किया, मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक, दो इक्वल पार्ट्स में मैंने पानी को डिवाइड किया, ठीक है, ग्लास को नहीं डिवाइड करना, क्या करोगे तुम, इतने ही पानी को मैंने दो अलग अलग ग्लास में सेम अमाउंट में भर दिया, ठीक। तो यहाँ पे ये लो हमने पानी भर दिया। अब हम देखेंगे हमें ये देखना है कि क्या इन दोनों लिक्विड का टेम्परेचर इस चीज पे डिपेंड करेगा कि इसमें कितना पानी भरा हुआ है, ऐसा कुछ होगा क्या, कि यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा अगर मान लो अनइक्वल अमाउंट में मैंने भरा है, तो क्या ऐसा होगा कि जो पानी कम है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, या ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं ना बेटा। टेम्परेचर, जो टेम्परेचर ऑफ बोथ लिक्विड रिमेन्स सेम, है ना। यहाँ पे क्या है, जो टेम्परेचर है ऑफ बोथ लिक्विड remain same no matter नो मैटर हाउ मच मैटर इज प्रेजेंट इन इट, समझ आया। मतलब यहाँ पे नो मैटर का मतलब है उसे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड भरा हुआ है, भाई दोनों ही लिक्विड्स का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना। अभी इस चीज को समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लूंगी। तो टेम्परेचर ऑफ बोथ लिक्विड रिमेन सेम नो मैटर हाउ मच मैटर, या फिर इसे लिख लो लिक्विड, ठीक है, इज प्रेजेंट इन ग्लास, है ना। मतलब ग्लास में कितना पानी भरा है उस चीज से टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन दोनों ही लिक्विड्स का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक। फिर मैं एक बात बताऊं, जो स्पेसिफिक हीट होता है, तो स्पेसिफिक हीट वाटर का जो होता है ना, वो समथिंग 4.2 वैल्यू होती है कुछ उसकी, ठीक है। तो अब जो वाटर की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो 4.2 बेटा फिक्स रहती है। अब तुम उसके लिए एक चम्मच पानी लो, चाहे एक मग्गा पानी लो, चाहे एक टंकी पानी लो, ठीक है, सभी के लिए जो वाटर का वैल्यू है स्पेसिफिक हीट का वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा 4.2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट जो है वो भी क्या है, वो क्या होगा, इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ओवरऑल तुम्हें यहाँ से क्या समझ आया, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है दैट does not depend on quantity of matter present in a system, matter प्रेजेंट इन अ सिस्टम, किसी सिस्टम में कितना मैटर प्रेजेंट है उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब तुम भले मैटर का अमाउंट चेंज कर दो लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, समझ आया। अब कुछ एग्जांपल ले लो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, लेना चाहते हो मैं बताऊं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या होंगे, एक तो हमने ले लिया टेम्परेचर, फिर आता है प्रेशर, फिर आता है हमारा स्पेसिफिक हीट जो बताया मैंने अभी, फिर आता है हमारा डेंसिटी, ठीक है, फिर आता है हमारा
अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक बात बताओ, जैसे कोई भी एक तुमने लिक्विड ले लिया, ठीक है, अब मानो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, क्या वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो लिक्विड इतना सा है कि इतना सा, हाँ, इतना सा? भाई उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही रहेगा ना, जब तक लिक्विड सेम रहेगा, है ना? तो यहाँ पे क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ना। किसी भी लिक्विड का या किसी भी सब्सटेंस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, ना कि मैटर के अमाउंट पे। तो ये भी किस में आता है? इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, विस्कोसिटी लिख लो, देन कम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो, फिर और क्या लिखना चाहते हो? और में सरफेस टेंशन लिख लो, समझ आ गया। और बहुत से वैल्यूज होते हैं जो कि किसमें आते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। मेन तुम्हें समझ आना चाहिए कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ठीक। अब हम समझेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। भाई उल्टा कर दो, बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल में, जब उनसे कोई कुछ पूछता है कि अच्छा इसका, अगर कोई ऐसी चीज होती है, जैसे मैंने एक साथ बोल दिया ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो उनको पता है, वो कोरस में गाना गाते हैं, वो क्या बोलेंगे? अच्छा इंटेंसिव है, डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो वो एक्सटेंसिव खुद ब खुद बता देंगे, भले बच्चे, कुछ बच्चे को पता हो चाहे ना हो, उनको पता है ये इसके साथ आया है। जैसे एज अ कपल वो बिहेव करवाते हैं कि अच्छा इसमें अगर कोई चीज ऐसी हो रही है तो इसमें डेफिनेटली ऑपोजिट हो रही होगी। हालांकि वो चीज यहाँ पे सेट हो रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे भले ही चीजें पेयर में आती है, लेकिन एक चीज कुछ कहती है तो दूसरी चीज कुछ और कहती है, ठीक है। तो देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये वो प्रॉपर्टीज होती है which depend upon quantity of matter, ठीक है, which depends upon quantity of matter। एग्जाम्पल में वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम की मैं बात करूं, कह सकते हैं हम। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो पानी था, मैंने उसे दो अलग अलग ग्लास में डाल दिया, है ना। तो अब अगर मैंने दो अलग अलग ग्लास में डाला, तो मैंने देखा कि भले इन दोनों लिक्विड्स का टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, खुद बताओ। तो वॉल्यूम तो बेटा इसके कंपैरिजन हाफ ही हो गया ना। तो वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसको मैटर के अमाउंट से फर्क पड़ता है ना। अगर मैटर का अमाउंट बदलेगा तो वॉल्यूम भी बदलता है। तो वॉल्यूम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर सेकंड आता है हमारा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ाना हो, तो उस जितना भी हीट रिक्वायर्ड होता है उसी को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो देखो जो स्पेसिफिक हीट होती है ना, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अगर जितनी बड़ी बॉडी होगी ना, तो उसका टेम्परेचर रेज करने में हमें उतना हीट कैपेसिटी, उतना हीट रिक्वायर्ड होता है। तो क्योंकि वहां पे अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है, तो इसी वजह से वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है, समझ आ गया। तो वॉल्यूम हो गया, फिर आ गया हमारा हीट कैपेसिटी, फिर क्या आएगा हमारा बताओ, फिर आता है हमारा इंथैल्पी, इंथैल्पी, एंट्रोपी जो इस चैप्टर में आगे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स गिव्स फ्री एनर्जी। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो किसमें आती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तुम यहाँ फिलहाल समझ चुके हो ना कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या होता है, ठीक है। तो अब इंटेंसिव एक्सटेंसिव हो गया। अच्छा अब तुम्हें एक और पॉइंट बताना था, जैसे कि वॉल्यूम है, तो तुम्हें समझ आ गया कि वॉल्यूम कैसा है? इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मैटर बदला वॉल्यूम भी बदलता है, ठीक। लेकिन अगर वॉल्यूम व्हेनेवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स विल गिव मोलर वॉल्यूम, है ना। मतलब कब, अब वॉल्यूम कैसा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कभी भी कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर नंबर ऑफ मोल से डिवाइड होता है तो इट विल ऑलवेज गिव क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ आया? जैसे ये एग्जांपल देख लो, वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन जब उसे नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बताता है? मोलर वॉल्यूम के बारे में बताता है। और मोलर वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टी होता है? इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव। इसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तुम क्या बोलोगे? मोलर प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब लाइन मैंने समझा दिया, तो अब डेफिनेशन समझ जाना कि किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करोगे तो वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी देता है, ठीक है। तो मोलर प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं लिख दूं मोलर प्रॉपर्टी, मोलर प्रॉपर्टी ऑफ एन extensive property, of an extensive property is always an intensive property। समझ आया?
ये जो चीज मैंने यहाँ पे बताई थी वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। जैसे हीट कैपेसिटी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, लेकिन जब उसे नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं तो मोलर हीट कैपेसिटी आता है, और मोलर हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी व्हाइल इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ आ गया? तो ये बात थी जो मुझे तुम लोगों को समझानी थी। आई होप तुम लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम समझेंगे किसके बारे में, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। अच्छा देखो, इस वीडियो में ना मैं टाइप ऑफ प्रोसेस नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों? पर्पस ये है कि टाइप ऑफ प्रोसेस ना मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी विथ ग्राफ, और उसके बाद तुम्हारा जो टाइप ऑफ प्रोसेस है बिल्कुल क्लियर होगा। कोई ग्राफ भी तुमसे कोई पूछेगा ना तो तुम बड़ी आसानी से बता दोगे, ठीक है? तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, बुरा मत मानना। टाइप ऑफ प्रोसेस हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक? तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है? मान लो कोई एक गैस है, ठीक? अब अगर ये गैस है तो मैं अगर इसके स्टेट या कंडीशन को तुम्हें समझाना चाहूँ तो मैं कैसे समझाऊंगी, बताओ? कैसे समझाऊंगी बताओ? जैसे इंसान का भी स्टेट होता है ना, जैसे आजकल लोगों का स्टेट होता है, पूछा जाता है व्हाट इज योर मेंटल स्टेट, तो तुम बोलते हो अगर तुम खुश हो तो तुम बोलोगे बोलोगे स्टेबल है, और अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा दुखी है, तुम दुखी हो, तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है, तो तुम क्या बोलते हो बेटा? इट इज नॉट वेरी स्टेबल, थोड़ा अनस्टेबिलिटी फील कर रहा हूं मैं या कर रही हूं मैं। तो ये जो स्टेबल वर्ड है और जो अनस्टेबिलिटी है, ये क्या डिफाइन कर रहा है? तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड को डिफाइन कर रहा है। तो वैसे ही अगर कोई सिस्टम है ना, अगर कोई सिस्टम है तो उसके स्टेट या फिर कंडीशन को जो डिफाइन करे, जो डिफाइन करे, वही क्या कहलाता है? स्टेट वेरिएबल। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है? जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूँ, जैसे मैंने कोई एक पर्टिकुलर गैस लिया, ठीक है? अब उस गैस का क्या क्या स्टेट है वो मैं कैसे समझाऊंगी? मतलब प्रेशर मैं बोलूंगी ना, इसका प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, फिर मैंने बोला वॉल्यूम 28 लीटर मान लो या 24 लीटर मान लो, जो भी तुम्हें मानना है वो मान लो। फिर मैंने बोला इसमें नंबर ऑफ मोल्स मान लो 5 प्रेजेंट है। फिर मैंने इंथेल्पी के इस गैस का इंथेल्पी बताई, एंट्रोपी बताई, या फिर मैंने गिब्स फ्री एनर्जी बताई, या कुछ भी बताया। मतलब ओवरऑल अगर मैंने ये सारी चीजें तुम लोगों को मेंशन कर दी तो तुम्हें गैस के बारे में पता चल रहा है ना कि अच्छा इस गैस का प्रेशर इतना होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ये गैस प्रेजेंट है, इसका टेम्परेचर इतना है, रूम टेम्परेचर पे प्रेजेंट है। तो तुम्हें क्या पता चल रहा है? सारे इसके हालात, सारे इसके कंडीशंस पता चल गए ना, इसकी औकात पता चल गई ना। तो इसी को, यही सारे टर्म्स जो गैस के स्टेट को डिफाइन करे, है ना, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, फिर इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या हो गए? ये सारे के सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स विच डिफाइन अबाउट द स्टेट और कंडीशंस ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है? तो आई होप स्टेट वेरिएबल टर्म समझ आ गया होगा। अब देखो टर्म आता है स्टेट फंक्शन, ठीक है? क्या टर्म आता है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन देखो वो होते हैं विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ, ठीक है? जैसे मान लो, जैसे इंटरनल एनर्जी है, ठीक है? तो इस गैस की जो इंटरनल एनर्जी है ना, वो स्टेट फंक्शन कहलाती है। अब क्यों? समझो इसे। जैसे मान लो, या फिर मैं वाटर का एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर लेती हूँ, ठीक है, और अगर मैंने उसे हीट किया, कहाँ से कहाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है ना, वो समथिंग 1.8 किलो कैलोरी समथिंग आएगा, ठीक है? तो ये हमारा क्या निकल के आया? ये हमारा इंटरनल एनर्जी निकल के आया, ठीक है? इंटरनल एनर्जी निकल के आई है। अब देखो, जो ये इंटरनल एनर्जी निकल के आई है ना, इसे हमेशा हम क्या बोलते हैं? इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन। ये जो इंटरनल एनर्जी है इस वाटर की, 1 मोल ऑफ वाटर की, वो हमेशा इस चीज पे डिपेंड करेगी कि वाटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या था और वाटर का फाइनल टेम्परेचर क्या है, ठीक है? उसको इस चीज से मतलब नहीं है कि हम पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कैसे लाए और फिर 0 से हम 100 तक उसको कैसे लेके गए, ठीक है? मतलब इंटरनल एनर्जी को इस चीज से मतलब नहीं है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, उसको सिर्फ इनिशियल स्टेट
और फाइनल स्टेट सिस्टम के उस चीज से सिर्फ मतलब है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब एग्जांपल में समझ लो कि कौन कौन होते स्टेट फंक्शंस। तो जितने भी स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ना, जितने भी स्टेट वेरिएबल्स होते हैं उनका जो चेंज होता है वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, स्टेट फंक्शंस। मतलब क्या है, देखो ये प्रेशर क्या है, इट इज अ क्या, प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर इज अ स्टेट वेरिएबल, ये किसी भी गैस के स्टेट को एक्सप्लेन करता है। या फिर वॉल्यूम क्या होगा, ये भी एक स्टेट वेरिएबल है। तो इनके जो चेंज है डेल्टा पी, डेल्टा वी, फिर क्या आ गया डेल्टा टी, डेल्टा यू, देन कम्स डेल्टा जी, डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एच, ये सब क्या हो गया, ये सभी अभी हमने पढ़ा कि ये क्या था बेटा, ये क्या था, ये स्टेट वेरिएबल्स थे। तो स्टेट वेरिएबल्स का चेंज जो होता है डेल्टा, चेंज मतलब क्या होता है बेटा, डेल्टा लगाते हो ना, तो इन सब का जो चेंज होता है ये सब स्टेट फंक्शंस कहलाते हैं। मतलब जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कैसे निकालते हो बेटा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना। तो अगर मान लो कोई एक गैस है, ठीक है, उसका इनिशियल वॉल्यूम, अगर कोई गैस है उसका इनिशियल वॉल्यूम 24 लीटर है और उसका फाइनल वॉल्यूम भी क्या है, 24 लीटर ही आया है, मान लो, जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, 0 लीटर, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आया है, जो चेंज इन वॉल्यूम आया है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल के वैल्यू पे ही तो डिपेंड कर रहा है। उसे ये थोड़ी ना मतलब हुआ कि अच्छा ये हम 24 लीटर तक हम कैसे आए, फिर हम 24 से 24 तक कैसे पहुंचे, है ना। तो ये सब क्या आते हैं, जितने भी स्टेट वेरिएबल्स के चेंज होते हैं ना, वो सभी स्टेट फंक्शंस कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो सिर्फ उसके इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसी को हम सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू निकालते हैं। हम ये नहीं देखते कि अच्छा उस बॉडी का या उस सिस्टम का हम टेम्परेचर वो कैसे लाए हैं, वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होता। ठीक है, तो आई होप मैंने स्टेट फंक्शन तुम लोग को समझा दिया होगा। अब देखो तुम लोग को एक बात बतानी है, भले ही मैंने टाइप ऑफ प्रोसेस तुम लोग को नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर मैं पीवी ग्राफ बनाऊं, ठीक है, अगर मैं पीवी ग्राफ बनाऊं और अगर मैं ये ऐसा, मैंने एक साइक्लिक चीज बनाई है, अभी क्या है देखो, अगर कोई गैस है वो पहले कहाँ गया, ए से बी से सी से डी और डी से ए, तो मतलब गैस क्या गया, अगर देखा जाए तो तुम्हें क्या लग रहा है ये कैसा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसका इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो गैस ए से बी गया था, ये इसका इनिशियल स्टेट था, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से वापस ए आ गया, वापस इसका इनिशियल और फाइनल सेम ही पॉइंट पे आ गया, तो ये साइक्लिक प्रोसेस हुआ ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में ये सारे के सारे वैल्यूज क्या हो जाते हैं, जीरो होता है ना। क्योंकि मान लो इस केस पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे प्रेशर क्या था, इनिशियल कंडीशन में भी सेम प्रेशर था, और जब घूम फिर के वापस आओगे तो भी फाइनल प्रेशर इतना ही आ रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आएगा, वैल्यू बेटा जीरो ही तो आएगी। तो यही था कि साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शंस के चेंज होते हैं उन सब की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है। तो क्या लिखोगे, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन, जितने भी साइक्लिक प्रोसेस होते हैं उसमें डेल्टा पी, डेल्टा टी, डेल्टा यू, डेल्टा वी, देन डेल्टा एच, डेल्टा जी, देन हो गया हमारा डेल्टा ई, ये सभी के सभी क्या होते हैं, इन सब की वैल्यू कितनी आती है, जीरो, अंडा अंडा आती है। क्यों, क्योंकि ये सब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, और जब इनिशियल और फाइनल स्टेट ही सेम हो गया साइक्लिक प्रोसेस में तो वैल्यू तो जीरो ही आएगी ना बेटा। लेकिन जो वर्क डन होता है और जो हीट होता है, वर्क डन और जो हीट होता है, वर्क डन एंड हीट साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में देखो इज नेवर इक्वल्स टू जीरो। समझ आया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन और हीट के हीट जो होता है उसकी वैल्यू साइक्लिक प्रोसेस में कभी भी जीरो नहीं होती। क्यों, क्योंकि वर्क डन और जो हीट होता है ना ये पाथ फंक्शंस होते हैं, इनको पाथ पे डिपेंड करना होता है। ये इनिशियल और फाइनल, किसी सिस्टम का स्टेट इनिशियल में और फाइनल में कैसा था उसे उससे मतलब नहीं होता, उसे पाथ से मतलब होता है ना। तो अगर कोई बॉडी एक सर्टेन पाथ कवर की है, एक सिस्टम ने अगर सर्टेन पाथ कवर किया है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि वर्क डन उसका हुआ ही हुआ है। तो वर्क डन एंड हीट जो होता है साइक्लिक प्रोसेस में इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये याद रखना। हम इस व्यू से भी कह सकते हैं कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ जो होता है ना वो वर्क डन देता है। तो यहाँ पे भले ही ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं,
निकालने को नहीं बोलेंगे तुमसे, लेकिन फिर भी यहाँ पे वर्क डन तो कभी जीरो आ ही नहीं सकता ना, वर्क डन इज नेवर इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एरिया है ही ना भाई, हमें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ एरिया तो है ही ना, तो इसलिए बॉडी वर्क डन तो कर ही रही होगी कुछ ना कुछ। तो वर्क डन और हीट किस में आता है, दे आर पाथ फंक्शंस, नाम में ही समझ आ रहा है बेटा, दे आर पाथ फंक्शंस। ठीक, तो आई होप स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन समझ आ गया होगा। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इंटरनल एनर्जी। देखो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, किसी भी एक सिस्टम की अगर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हम क्या बोलते हैं उसे, इंटरनल एनर्जी, और उसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, यू से। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस केमिकल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि ये सारी एनर्जीज कैसे आ रही है। जैसे काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑल टाइप ऑफ मोशन। अगर कोई एक एटम और मॉलिक्यूल है, ट्रांजिशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, किसी भी टाइप का अगर मोशन कर रहा है तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है। स्टैटिक एनर्जी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। केमिकल एनर्जी जो होती है वो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, कभी भी सिस्टम में अगर कोई चीज हो रही है तो वहां पे बॉन्ड बनते और टूटते हैं, तो उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो केमिकल एनर्जी होता है। एटम्स के न्यूक्लियाई की वजह से न्यूक्लियर एनर्जी, और चार्ज पार्टिकल की वजह से कम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ऑल टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। समझ आ गया? अब देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है। जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, इट इज अ स्टेट फंक्शन। अभी जस्ट मैंने तुम लोगों को बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल में के वैल्यू पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, और क्योंकि इनिशियल और फाइनल के वैल्यू पे डिपेंड करती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बाद में बताऊंगी, पहले सुन लो। ये स्टेट फंक्शन होता है, वो जो एग्जांपल अभी मैंने बताया था ना कि 1 मोल ऑफ वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ले जाना है तो 1.8 किलो कैलोरी का इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है। तो ये जो 1.8 किलो कैलोरी का इंटरनल एनर्जी का चेंज आया है, ये सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करेगा कि वाटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या था और फाइनल टेम्परेचर क्या था। उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि वो कैसे ये टेम्परेचर ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेट फंक्शन कहलाता है। देन कम्स जो कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इंटरनल एनर्जी हमेशा चेंज में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चेंज में, जैसे डेल्टा यू में चेंज के फॉर्म में हमेशा इसे कैलकुलेट किया जाता है। और फॉर्मूला क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। समझ आ गया? तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखो जो इंटरनल एनर्जी होता है ना, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, मतलब जो इंटरनल एनर्जी होता है इनमें से कोई भी चीज बदलोगे ना तो इंटरनल एनर्जी भी बदल जाती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस, केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस, इन चीजों पे ये डिपेंड करती है। ठीक, अब एक लास्ट बात मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर किसी सिस्टम का तुम्हें इंटरनल एनर्जी बदलना है तो तुम 3 तरीकों से बदल सकते हो। ठीक है, इंटरनल एनर्जी यू कैन बी चेंज्ड बाय 3 ways। 3 तरीकों से इंटरनल एनर्जी को बदली जा सकती है, और वो 3 तरीके क्या हैं? 3 तरीके हैं, पहला तरीका आता है हीट, दूसरा तरीका आता है वर्क, देन तीसरा तरीका आता है मैटर। ठीक है, सिस्टम को या तो तुम हीट दे दो या तो सिस्टम से हीट ले लो। अगर तुम सिस्टम को हीट देते हो तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पहले के कंपैरिजन बढ़ जाती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखा ना कि इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। फिर अगर सिस्टम से हीट लेते हो तो इंटरनल एनर्जी घट जाती है। तो इसका मतलब हीट का आवगमन, मतलब लेन देन करने से भी किसी एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बदलती है। ऐसे ही वर्क डन से भी बदलती है, और मैटर का एक्सचेंज अगर हो जाए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। समझ आ रहा है? अब देखो हमें पर्टिकुलरली फोकस यहाँ पे हीट और वर्क पे करना है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा दूं कि वर्क क्या होता है। देखो वर्क क्या, अब तुम समझ चुके हो कि इंटरनल एनर्जी क्या है। किसी भी सिस्टम का अगर तुम्हें बदलना है तो 2 तरीकों से मेनली बदल दो, हीट और वर्क के थ्रू। तो वर्क इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, वर्क इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मतलब अगर कोई एक सिस्टम चाहता है कि उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाए
तो वर्क सिर्फ एक जरिया होता है जिसके थ्रू उसका एनर्जी जो होता है वो चेंज हो जाता है, समझ आया? तो वर्क इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, है ना? ये सिर्फ एक जरिया है, मतलब अगर कभी सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है, अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है तो उस केस में जो वर्क डन आता है वो नेगेटिव वैल्यू होती है ना, क्योंकि सिस्टम ने वर्क किया है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, घट जाती है। तो उस केस में वर्क डन हम हमेशा कैसा लेंगे, नेगेटिव। और अगर सिस्टम पे वर्क होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो उस केस में क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव होती है, ठीक है? तो ये सिर्फ एक जरिया होता है एनर्जी ट्रांसफर करने का। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, ऑन द सिस्टम है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आता है वर्क डन का वैल्यू, समझ आया? अभी आगे क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, वो सब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखो हीट क्या होता है, हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये जरिया था जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ है उसे हम किससे मेजर करते हैं, हीट से। अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या, फ्रॉम अ बॉडी या फिर सिस्टम ऑफ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, है ना? हमें तो पता है ना कि ये कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है, उसी को हम हीट के थ्रू मेजर करते हैं। और ये हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ ही होती है। अगर हीट गिवन टू द सिस्टम होगा, अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी। व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू द सिस्टम या हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, और जब हीट निकलती है सिस्टम से बाहर ली जाएगी हीट, तब उस केस में क्या होगी, हीट की वैल्यू नेगेटिव आती है, समझ आया? तो ये होता है दो तरीका जिससे किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक? अब देखो हमें क्या देखना है, जो वर्क की यूनिट होती है ना वो क्या होती है, जूल। दैट इज 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁷ अर्ग होता है। और 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 जूल के बराबर आता है, ठीक है? तो ये होता है यूनिट ऑफ वर्क। और यूनिट ऑफ हीट भी क्या होता है, जूल ही होता है। यूनिट ऑफ हीट भी क्या होती है, यूनिट ऑफ हीट ये भी कितनी होती है, जूल होती है। तो ये मैंने यूनिट ऑफ हीट बता दिया, यूनिट ऑफ वर्क बता दिया, बाकी बात कैसे इंटरचेंज वगैरह होता है वो सब हम क्वेश्चन करने के टाइम समझ लेंगे। तो अब ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। देखो भले ही हम ये कुछ बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इससे इस टॉपिक से रिलेटेड भी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और कुछ बच्चों को अगर यही नहीं क्लियर होता है कि वर्क डन का पॉजिटिव होगा, हीट का पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो वो क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। क्वेश्चंस इसके बहुत ईजी आते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे गलत करते हैं। क्यों? रीजन है साइन कन्वेंशन, उनको चीजें क्लियर ही नहीं होती है, बेसिक चीजें। ये सब कुछ बच्चे सोचते हैं बहुत ईजी है तो छोड़ दो। तो इसका क्योंकि ये चीज नहीं क्लियर है तो आगे का चीज हम नहीं कर पाते, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लो, समझ लो। तो फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ प्रोसेस और उसके ग्राफ और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, अगर तुम्हें अच्छा लगा हो वीडियो तो। तब तक ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय, थैंक यू।